बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट करने की अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर अपील की है। उन्होंने लिखा कि बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। सभी मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। पहली बार वोट डालने वालों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वोट डालने की अपील की है। पहली बार वोट डालने वालों को भी उन्होंने विशेष बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि याद रखना, पहले मतदान फिर जलपान। तो बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट करने की अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर जनता से वोट करने की अपील की है। उन्होंने लिखा, बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है और सभी मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। पहली बार वोट डालने वालों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के लिए वोट डालने की अपील की है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने वोट डालने की अपील की है। वहीं जो लोग पहली बार वोट डालेंगे उन्हें प्रधानमंत्री ने विशेष बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री ने लिखा, याद रखना है, पहले मतदान और फिर जलपान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय बारां दौरे पर रहेंगे। विशेष रथ में रोड शो करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह भी रोड शो में उनके साथ रहेंगे। मांगरोल के सुभाष चंद्र बोस सर्कल से रोड शो की शुरुआत होगी। आजाद चौक होते हुए सीसवाली चौराहे तक की रोड शो आयोजित होगा। मार्ग में जगह जगह आमजन द्वारा पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा। 51 से अधिक गेट बनाकर आम जनता द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। रोड शो के दौरान अग्रिम पंक्ति में महिला युवा शक्ति शामिल होंगी। प्रत्याशी मोरपाल सुमन, बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश अग्रवाल भी रथ पर सवार होंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिवसीय बारां दौरे पर रहेंगे, जहां वे रोड शो करेंगे। तो उनके साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह भी रोड शो में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अंता में उपचुनाव होगा और इसी के चलते आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता में रोड शो करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बारां जाएंगे, जहां वे रोड शो करेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल साक्षी, आज अंता विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रोड शो करेंगे। साथ ही मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष वो भी साथ रहेंगे और जो प्रत्याशी हैं मोरपाल सुमन वो भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस लिहाज से बड़ा रोड शो यह है साक्षी, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब एक साथ दोनों वर्तमान सीएम और पूर्व सीएम आपको साथ नजर आएंगे। क्योंकि पार्टी ने पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकी है। प्रतिष्ठा का सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जो उपचुनाव हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर देखने को मिला। कांग्रेस केवल एक सीट जीती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है। और खासकर अंता की बात करें, क्योंकि अंता विधानसभा क्षेत्र, अंता क्षेत्र जो आता है हाड़ौती गढ़ माना जाता है बीजेपी का। खासकर वसुंधरा राजे का एक क्षेत्र आता है। ऐसे में उनके बेटे दुष्यंत को, जो सांसद भी है, उनको कमान सौंपी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। मकसद यही है कि कैसे पार्टी अपने प्रत्याशी को जीत दर्ज कराए। देखिए, इस तरह की चर्चा भी थी साक्षी। आज उन पर सभी को विराम लग जाएगा जब वो तमाम तस्वीरें हम लाइव दर्शकों को दिखाएंगे कि क्या वसुंधरा राजे पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में लड़ रही है या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि सीट निकले। इस तरह की तमाम जो कयास लगे हुए, चर्चा जो हो रही थी, उन पर आज विराम लग जाएगा और पार्टी एकजुटता का संदेश आज प्रदेश को देगी। उसका एक बड़ा फायदा क्या होता है साथी, कि जब बड़े नेता एक मंच पर नजर आते हैं, एक बैनर के तले होते हैं, तो कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं लगातार, चूंकि हाड़ौती क्षेत्र में लंबे समय तक मैंने कवरेज किया है,
ये मैंने अपनी आंखों से भी कई बार देखा है कि जब नेताओं के बीच गुटबाजी होती है तो कार्यकर्ता बड़ा मायूस रहता है। उसको डर इस बात का रहता है कि मैं किसी खेमे से ना जोड़ दिया जाऊं, क्योंकि आपका कार्यकर्ता लगातार पार्टी के लिए खून पसीना बहाता है, मेहनत करता है, लेकिन वो इस डर से कई बार घर से ही नहीं निकलता है कि मैं निकलूंगा तो मेरे को ठप्पा लग जाएगा। लेकिन जब दोनों नेता एक साथ निकलेंगे, आज एक साथ जब ये रोड शो निकलेगा सुभाष चौक से होता हुआ आजाद चौक और इसके बाद सीसवाली तराई तक, करीब 3 से 4 किलोमीटर का रोड शो है, लेकिन जो समय हमारे पास आया है वो 3 से 4 घंटे का आया है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े जोर शोर से रोड शो की तैयारियां हैं, क्योंकि रोड शो काफी हद तक अंता विधानसभा की आज तस्वीर बता देगा कि किस तरह का रिजल्ट, किस तरह का परिणाम 11 तारीख को आने वाला है। तो इस रोड शो को लेकर पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाएगा, पुष्प वर्षा की जाएगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा, क्योंकि मकसद यही है कि अंता विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाया जाए। कि कमललाल मीणा जो विधायक थे वो भाजपा के विधायक थे, हालांकि टक्कर बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि प्रमोद भाया वाकई बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, और पिछली बार भी जब वो इन्होंने सैनी को हराया था, प्रभुलाल सैनी को, तो करीब 35,000 वोटों से उन्होंने मात दी थी। तो ऐसे में बड़ा एक मुकाबला मैं कह सकता हूँ कांटे का मुकाबला है, और खासकर निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मैदान में आने के बाद ये चुनावी जो समीकरण है वो हर पल बदल रहे हैं। जो लगातार सियासी पंडित हैं, अलग अलग प्रयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है, मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच होने वाला है। और आज का रोड शो, जैसा मैंने पहले कहा था, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ साक्षी, एक तस्वीर पेश करेगा अंता विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर रहने वाली है, क्या परिणाम रहने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज 12 दौरे पर रहेंगे, जहां वे अंता में रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद दुष्यंत सिंह भी साथ रहेंगे। तो 51 से अधिक गेट बनाकर आम जनता द्वारा रोड शो का अभिनंदन किया जाएगा। रोड शो के दौरान अग्रिम पंक्ति में महिला युवा शक्ति शामिल होंगी। प्रत्याशी मोरपाल सुमन, बीजेपी जिला अध्यक्ष भी रथ पर सवार होंगे। तो आज अंता के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, काफी खास दिन रहने वाला है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज बारा जाएंगे, जहां वे रोड शो करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज, पहले चरण में 18 जिले की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आज पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदान हो रहा है और वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह भी यहां देखा जा रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। पहले चरण में 18 जिले की 100 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो बिहार में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मतदान को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। गोपालगंज में 6, सिवान में 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सारण में 12, मुजफ्फरपुर में 11 सीटों पर मतदान हो रहा है। वैशाली में 9, पटना में 14 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो वहीं नालंदा में 7, शेखपुरा में 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। लखीसराय में 3, मुंगेर में 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो वहीं समस्तीपुर में 10 और दरभंगा में 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मधेपुरा में 7, सहरसा में 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं बक्सर में 5 और भोजपुर में भी 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो देखिए, आज विधानसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। 18 जिलों की 101 सीटों पर, माफ कीजिएगा, 121 सीटों पर मतदान हो रहा है और मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं। तो काफी उत्साह बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। वही सुरक्षा के लिहाज से भी यहां कड़े इंतजाम किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वोट डालने की अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर वोट डालने की अपील की है। बिहार चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान है। सभी मतदाता भारी संख्या में मतदान करें। पहले मतदान फिर जल्दबाद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डालने की अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर वोट डालने की अपील की है। तो देखिए, आज बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान हो रहा है। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान है। सभी मतदाता भारी संख्या में मतदान करें। पहले मतदान फिर जल्दबाद। बिहार चुनाव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वोट करने की अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर पोस्ट कर आमजन से वोट करने की अपील की है। उन्होंने लिखा, बिहार चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग हो रही है। सभी मतदाता लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले। पहली बार वोट करने जा रहे युवा मतदाताओं को बधाई। तो आज बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी को वोट करने की अपील की है और वहीं पहली बार वोट करने वालों को भी राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। और आप जयपुर से खबर है, जहां नगर निगम हेरिटेज जयपुर में शुरू हुई प्री डिजिटल जनगणना की तैयारी। किशनपुर जोन के वार्ड 55, 56 और 63 में डिजिटल जनगणना होगी। 53 प्रगणक और 7 सुपरवाइजर्स को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। डिजिटल जनगणना के आंकड़ों का संकलन तेज, सटीक और पारदर्शी होगा। 10 से 30 नवंबर तक प्री डिजिटल जनगणना टेस्ट चलेगा। जनगणना शाखा ने सिखाई जियो टैगिंग और डेटा अपलोड की प्रक्रिया। किशनपुर जोन उपायुक्त विजेंद्र सिंह ने बताया कि यह डिजिटल प्रणाली का प्रारंभिक अभ्यास है। निगम स्तर पर भविष्य की जनगणना प्रणाली का प्रभावी मॉडल बनेगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी पुनीत मेहरोत्रा, अतुल वर्मा, मेघा शर्मा, प्रियंका शर्मा, राकेश जोरिया, सचिन कुमार और करण यादव मौजूद रहे। तो जयपुर से खबर है, जहां नगर निगम हेरिटेज जयपुर में प्री डिजिटल जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे ले लेते हैं। कुणाल, नगर निगम हेरिटेज में प्री डिजिटल जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि नगर निगम हेरिटेज के द्वारा प्री डिजिटल जनगणना है उसका जो है अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए 55, 56 और 63 जो वार्ड हैं उनमें डिजिटल जनगणना जो है यहाँ पर की जाएगी। 3 दिवस का इसके लिए जो है प्रशिक्षण दिया है। इसके लिए लगभग 50 से ज्यादा लोगों को तैयार किया गया है। इनके ऊपर 7 सुपरवाइजर को जो है नियुक्त किया गया है। निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देशन में जो है प्रशिक्षण कार्य जो है शुरू हो गया है। 10 से 30 नवंबर तक जो प्री डिजिटल जनगणना टेस्ट है ये जो है यहाँ पर चलेगा और जियो ट्रैकिंग और डेटा अपलोड यहाँ पर किया जाएगा। और डिजिटल प्रणाली को अपनाने की जो प्रारंभिक शुरुआत है ताकि पारदर्शिता सिस्टम में आए, इसको लेकर जो है यहाँ पर नवाचार किया गया है और हेरिटेज निगम इसके लिए जो है प्रशिक्षण दे रहा है। और नवंबर में जो इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, जहां कर्मचारी चयन बोर्ड की परिचालक भर्ती परीक्षा आज 500 पदों के लिए आज परिचालक भर्ती परीक्षा होगी। प्रदेश की 14 जिलों में ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक भर्ती परीक्षा होगी। 14 जिलों के 370 परीक्षा केंद्रों पर 1.08 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जयपुर में 99 परीक्षा केंद्रों पर 30,408 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जयपुर से खबर है, जहां आज कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा परिचालक भर्ती परीक्षा हो रही है।
500 पदों के लिए आज परिचालक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के 14 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक भर्ती परीक्षा होगी। 14 जिलों के 370 परीक्षा केंद्रों पर 10 और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। कुणाल, आज प्रदेश में कर्मचारी चयन बोर्ड की परिचालक भर्ती परीक्षा हो रही है, तो किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि परिचालक भर्ती का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है। करीब 500 पदों पर इस भर्ती का आयोजन है और 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं। इसके मद्देनजर अगर हम सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो तमाम सुरक्षा के इंतजामों के बीच जो है 11 बजे से परीक्षा शुरू होगी। 11 बजे से 1 बजे तक परीक्षा जो है शुरू होगी, 1 घंटे चलेगी और 1 घंटे पूर्व जो है परीक्षा केंद्र के जो गेट है वो बंद कर दिए जाएंगे, यानी 10 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे। 9 बजे से जो परीक्षार्थी है उनका प्रवेश परीक्षा केंद्रों में यहाँ पर शुरू हो चुका है। और हम सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर क्योंकि बोर्ड द्वारा नवाचार किए गए हैं, फेस स्कैनिंग यहाँ पर की जा रही है और इसके अलावा मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह का कोई जो अभ्यर्थी है वो किसी भी तरह की अवांछित चीजें अंदर ना लेके जाए। साथ ही जो कलेक्ट्रेट में जो है इसके लिए एक कमरा बनाया गया है जहाँ पर अभी परीक्षार्थी को कोई समस्या आती है तो उसके लिए जो है वो वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। तो अभी जो परीक्षा है वो कह सकते हैं कि 11 बजे शुरू होगी, उससे पहले परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षार्थी हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंची। ट्रेन के साथ आए 7 देशों के 18 पर्यटक मेहमान, इनमें अमेरिका से 8, रूस, लातविया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से 2-2, जबकि एस्टोनिया और इजराइल से 1-1 पर्यटक शामिल है। शाही सवारी का स्वागत गांधीनगर स्टेशन पर किया जाएगा। O&M निदेशक भगत सिंह लोहागर ने ये जानकारी साझा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नाइजीरिया को धमकी दी है। नाइजीरिया को सभी सहायता रोकने की धमकी दी गई है। ट्रंप ने नाइजीरिया को सैन्य कार्रवाई की भी धमकी दी। आपको बता दें कि पहले भी ट्रंप ने नाइजीरिया को धमकी दी थी और एक बार फिर उन्होंने नाइजीरिया को धमकी दी है। नाइजीरिया सरकार पर ईसाइयों की हत्या का आरोप भी लगाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को धमकी दी है, पहले भी धमकी दे चुके हैं और अब एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को धमकी दी है। 12 जिले के अंता में जहां एक और विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 और 11वीं को बंद किए जाने के विरोध में छात्रों और अभिभावकों का लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते अभिभावकों और छात्रों ने नगर के प्रमुख मार्गों से बाइक रैली निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और एनटीपीसी गेट के बाहर पुतला भी दहन किया। बता दें कि इससे पहले भी विरोधास्वरूप अभिभावक और छात्र कैंडल मार्च निकाल चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि बंद की गई कक्षाओं को दोबारा चालू नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभिभावकों का आरोप है कि एनटीपीसी प्रबंधन विद्यालय को जर्जर बताकर इसे बंद करने की साजिश रच रहा है। इसी उद्देश्य से इस वर्ष कक्षा 1 और 11वीं को बंद किया गया है ताकि धीरे धीरे पूरा विद्यालय बंद हो जाए। इस स्कूल में अंता सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिनकी शिक्षा पर अब संकट खड़ा हो गया है। बंद की गई कक्षाओं को दोबारा शुरू करने के लिए अभिभावक समिति पिछले 11 महीनों से प्रयासरत है। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर और सांसद को कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलने से अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है और वे अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां अवैध शराब पर रेवदर आबकारी पुलिस की कार्रवाई। रेवदर आबकारी पुलिस ने राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर कार्रवाई की है। दिल्ली की कार से बरामद अवैध शराब, पंजाब हरियाणा निर्मित अवैध शराब की 67 पेटियों को बरामद किया गया है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत
करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। कार चालक नरेश कुमार को भी यहां गिरफ्तार किया गया है। बरामद शराब को पंजाब से गुजरात सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। देर रात को आबकारी पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आबकारी पुलिस सीआई राकेश खत्री, एएसआई लक्ष्मण चारण की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सिरोही की रेवतर से खबर है, जहां आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और जो बरामद की शराब है उसको पंजाब से गुजरात सप्लाई की जा रही थी। देर रात को आबकारी पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। आबकारी पुलिस सीआई राकेश खत्री, एएसआई लक्ष्मण चारण की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां रेवदर आबकारी पुलिस ने राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर कार्रवाई की है। अवैध शराब को आज जब्त किया गया है। दिल्ली की कार से अवैध शराब को जब्त किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। प्रवीण, जो आबकारी पुलिस ने उसने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ से अनुमानित 8 लाख की शराब को जब्त किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूंगा, ये आबकारी विभाग जो है पुलिस ने ये कार्रवाई की है और राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर ये कार्रवाई की है। यहाँ पर जो शराब है वो दिल्ली नंबर की जो टोयोटा कार थी उससे बरामद की है और करीबन 67 पेटियां है, जिसकी कीमत है वो करीब 8 लाख रुपए जो बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने एक नरेश कुमार जो चालक है उसको भी गिरफ्तार किया और ये जो बताया जा रहा है चालक से जानकारी जुटाई तो ये पंजाब से गुजरात की और ये शराब है वो सप्लाई की जानी थी। और ये पूरी जो कार्रवाई है वो सीआई राकेश खत्री, एएसआई लक्ष्मण चारण है, वो पूरी टीम ने कार्रवाई की है। और लगातार आबकारी विभाग अब गुजरात जो है वो सतह होने से लगातार ये जो तस्करी की जैसे मामले आ रहे हैं तो आबकारी विभाग भी सख्त हो चुका है, लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। फिलहाल इस संबंध में पूरी और जानकारी पुलिस है वो जुटा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। बागोड़ा के सांचौर की ओर जाने वाला भारतमाला एक्सप्रेसवे एक बार फिर भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। सोमवार को एनएचएआई ने अस्थायी रूप से मार्ग को खोल दिया था, लेकिन हाईवे निर्माण अधूरा होने और सुरक्षा संसाधन पूर्ण न होने के कारण बुधवार को इसे दोबारा बंद कर दिया गया है। एनएचएआई प्रोजेक्ट मैनेजर नागार्जुन ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर साइन बोर्ड, सुरक्षा बैरियर और किनारों का काम बाकी है, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से एहतियातन मार्ग बंद किया गया है। बुधवार को एनएचएआई के अधिकारी व सीआई हुक्माराम पुलिस जाब्ते के साथ टोल प्लाजा के पास पहुंचे और वह सांचौर दिशा में जाने वाले मार्ग पर टीन शेड, साइन बोर्ड और गट्टी डालकर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब सांचौर और गुजरात की ओर जाने वाले भारी वाहनों को बागोड़ा से गुड़ा मनाली होकर अतिरिक्त टोल भरकर ही आगे जाना पड़ेगा। इस कारण ट्रांसपोर्टर्स और स्थानीय यात्रियों को फिर से लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है।